Hello friends, this is Yes Sir and I welcome you all to our beautiful channel Yes Sir's Charismatic Chemistry. I am here to help you in your journey to understand chemistry. और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने हेलोजन डेरिवेटिव में 6 पार्ट अपलोड कर दिए थे। हम वेट कर रहे थे कि किस दिन हम केमिकल काइनेटिक्स को खत्म करें और आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अच्छे से समझा दें। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप हमारी केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब ऊपर सर्च बार में टाइप कर सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स #यस सर, आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके पूरे पार्ट आ जाएंगे। ओके, बट आप कौन सा पार्ट देखेंगे? ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और नोट्स बनाइए। तो आज की जो हेडिंग है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में है वो है SN1 SN2। अब क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि SN1 क्या है और SN2 क्या है। हालांकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो और भी टाइप के होते हैं। ओके, और भी टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, जैसे कि SNNGP है, ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, फिर SNAR है, ओके, SN बेंजाइन है। बट हमें तो फिलहाल ये दो पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कार्बोकेटाइन होता क्या है। ठीक है, कार्बोकेटाइन होता क्या है। ओके, तो ये है कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहाँ पे बगल पे कोई ग्रुप होगा, मान लीजिए A B और ये C। जनरली अल्काइल ग्रुप होते हैं, दूसरे भी कोई ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कार्बोकेटाइन है, मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और इसके बारे में थोड़ा कुछ बताता हूँ। ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कैसे? 2 2 4 और ये 2 6। ठीक है, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इट्स ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट तो सिंपल सी बात है, ये हाईली अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। और बेसिकली ये क्या है? ये रिएक्शन और काइनेटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्शन के एक स्टेप में बने लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाए? कंज्यूम हो जाए। और पूरे रिएक्शन में ये दिखती नहीं है सर, दिखती नहीं है कि दिखता नहीं है? अरे इधर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग ढूंढने लगे। तो ये हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट। और दूसरी चीज, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। क्या है? sp2, मतलब इसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल, या फिर ट्राइंगुलर लिख सकते हो आप, ट्राइंगुलर प्लेनर ऐसे कुछ। ये देखिए ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सब एक ही प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोकेटाइन के बारे में, इतना सफिशियंट है। अब हम उसकी देख लेते हैं स्टेबिलिटी। तो देखिए मैं कुछ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देता हूँ। तो ये देखिए H3C C CH3 CH3। ओके, ये पॉजिटिव। तो ये है टर्शरी कार्बोकेटाइन विथ 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या भला है? तो जरा देखिए, जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसके बगल वाला कार्बन देखिए, तो ये अल्फा कार्बन हुआ। जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसके बगल वाला अल्फा कार्बन, और ये भी अल्फा कार्बन। और याद रखिएगा अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। sp3 मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। कितने? 4 सिग्मा। सर हाइड्रोजन के 4 सिग्मा है? नहीं, कार्बन कार्बन का 1 सिग्मा और ये हाइड्रोजन के 3। क्योंकि हम सब जानते हैं अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज जो होता है वही पार्टिसिपेट करता है किसमें? जी हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो ये देखिए 3 3 6 और ये 3 9, तो ये 9 हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। ठीक है, दूसरे उसके बाद है ये CH2 पॉजिटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और इसके बाद जो आता है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव।
इसे कहते हैं अलाइल कार्बोकेटायन। क्या कहते हैं? अलाइल कार्बोकेटायन। तो ये हो गया टर्शरी कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन, दिस इज अलाइल कार्बोकेटायन। और इसके बाद एक और टर्शरी आता है, इसके बाद एक और टर्शरी आएगा, CH3C, CH3, CH2, CH3, और ये पॉजिटिव, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा फिर सेकेंडरी, CH3C, CH3, CH पॉजिटिव, और फिर लास्ट में, तो ये हो गया टर्शरी। इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशन? 3 3 6 और ये 2 8, तो 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। सर आपने इसका क्यों बता दिया? अरे सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसके 8 हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसीलिए कम स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है। और भी कुछ डाउट आता है, मैं क्लियर करता हूँ। अब देखिए इसकी बात, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री। 2 डिग्री कैसे? ये देखिए 1 और ये 2, इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है? 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब उसके बाद देखिए CH3, CH2 पॉजिटिव, इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। लास्ट में आता है हमारा CH3 पॉजिटिव, और इससे भी कम आते हैं विनाइल कार्बोकेटायन। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता है कि सर बेंजाइल कार्बोकेटायन तो ज्यादा स्टेबल होता है ना टर्शरी से। तो प्यारे बच्चों याद रखना, बेंजाइल कार्बोकेटायन नो डाउट स्टेबल होता है टर्शरी से, लेकिन एक ऐसा टर्शरी है जो बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल होता है, और वो है 9 हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। ये 9 हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? बेंजाइल कार्बोकेटायन से। अब आप में से कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि सर हम तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें ये क्या पढ़ने की जरूरत है? तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर मतलब ये SN1, और SN1 में कार्बोकेटायन ही बनता है मेरे भाई। और कार्बोकेटायन की अगर स्टेबिलिटी नहीं मालूम होगी ना तो नहीं पढ़ पाओगे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो कार्बोकेटायन के बारे में तो जानना होगा ही। और अगर ये सब चीजों का आपका नॉलेज नहीं है तो आप 11th स्टैंडर्ड में 12 नंबर चैप्टर जो बेसिक्स हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो पढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो चला जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आता हूँ इस शब्द पे जिसे हम कहते हैं, सब कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट कीजिए। यही तो ये हो गया। अब इसे हम देते हैं मिटा, और इसे याद रखिएगा क्योंकि आगे ये आने वाला है काम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो है ये दो शब्द से बना है, एक है न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और फाइल मतलब लवर। तो ये पॉजिटिव चार्ज लवर है, या फिर आप कह सकते हो न्यूक्लियस सीकिंग, न्यूक्लियस सीकिंग। ओके, अब ये 3 प्रकार के होते हैं, हालांकि होते तो ज्यादा प्रकार के, बट 3 प्रकार में आपका काम हो जाएगा। पहला जो है वो है नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज मतलब आयन, जैसे कि आप ये ले लीजिए OH, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए? 7। ये देखिए 2, तो 4, तो 6 और एक 7, इसीलिए माइनस चार्ज ऐसे। ठीक है, आगे देखिए NH2 माइनस। ये देखिए कैसे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, लेकिन इसमें 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। दूसरा देखिए RNH, इस पे भी देखिए ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया OH माइनस, ये हो गया NH2 माइनस, ये हो गया RNH माइनस, या फिर आप लिख सकते हो ROH माइनस। अभी देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में वापस कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 2 4 2 और ये 6। ROH को हटा दिया मैंने, तो ये क्या बन गया? RO नेगेटिव, RO या फिर ऊपर वाले को लेके ऐसे नेगेटिव। तो ये सारे क्या हो गए? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। तो ये क्या था? हाइड्रोक्साइड। ये क्या था? ये क्या था? NH2 माइनस। ये क्या था? RNH माइनस। और ये क्या था? RO माइनस। जी हाँ, इसको अल्कोक्साइड बोलते हैं। ओके, अब जरा देखिए दूसरा, तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं न्यूट्रल स्पीशीज।
और वो भी कौन सी होंगी, कंप्लीट ऑक्टेट के साथ, कंप्लीट ऑक्टेट, और इनके अंदर होगा लोन पेयर विथ लोन पेयर। सर लोन पेयर कौन, जो बॉन्डिंग के बाद बच जाए, पूरा ऑक्टेट होने के बाद बोलते हैं ना ऑक्टेट में वो लोन पेयर भी होगी। ओके, मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये देखो H2O OH, तो ये देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। अमोनिया ले लीजिए, NH और ये लोन पेयर, ठीक है। और आप फिर ले सकते हैं अल्कोहल, ROH, ये देखिए न्यूट्रल है ये भी विथ लोन पेयर। अब जो तीसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे वाले को कहते हैं हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं जो आपको पता होगा, RNGX। अब ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्या होता है, तो जैसे कि आप नाम देख रहे हो ऑर्गेनिक एंड मेटालिक, मतलब एक कार्बन, ऑर्गेनिक में जनरली हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, और मेटल, तो ये देखिए ऑर्गेनिक और ये मेटल, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। अब कितना परसेंट डेल्टा नेगेटिव, कितना परसेंट डेल्टा पॉजिटिव, वो तो हम एंट्रेंस के सेशन में डील करेंगे जब हम धुआंधार लेक्चर बनाएंगे केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो ये सारी स्पीशीज आपकी क्या हो गई, न्यूक्लियोफाइल। जी हाँ, अब हमें जानना है सब्स्टिट्यूशन के बारे में, इसके बारे में सब्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए लेता हूं मैं एक जनरली एग्जाम्पल, क्या लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो उसमें होता है एक सबस्ट्रेट प्लस एक होता है उसमें रिएजेंट। एक सबस्ट्रेट हो गया और हो गया एक रिएजेंट, और उसके बाद यहाँ पे होता है सॉल्वेंट और ये होता है प्रोडक्ट। जी हाँ, प्रोडक्ट के साथ कभी कभी क्या होता है, बाय प्रोडक्ट भी रहता है, और कुछ कुछ रिएक्शन में तो सॉल्वेंट ही रिएजेंट का काम कर देता है। सर कौन से रिएक्शन, ये अभी जो SN1 का एग्जांपल पढ़ोगे ना, उसमें सॉल्वेंट भी कभी कभी रिएजेंट का काम कर देता है। लेकिन सर मुझे तो ये डाउट है कि ये रिएजेंट क्या है, तो जरा ध्यान से सुनिए। रिएजेंट जो है वो फिलहाल इस रिएक्शन में है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसको न्यूक्लियस से प्यार है, और इसके पास क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज साइट है, पॉजिटिव चार्ज साइट। तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पे है ये C, ये H3C, ये CH3 और ये CH3, और यहाँ पे ये Br। तो ये देखिए ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट, ठीक है। अब ये रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, ये रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सबस्ट्रेट गेट्स अटैक्ड और रिएजेंट अटैक्स। और सॉल्वेंट किसकी तरह काम कर देता है, एक मीडियम की तरह जिसमें ये रिएक्शन होता है। सर इसमें अब आपने रिएजेंट क्या लिया, तो रिएजेंट मैंने ले लिया OH- और ये नो डाउट एक्वस भी, क्या होगा, एक्वस मतलब आप पानी में बेस ले लीजिए, जैसे आपने लिया H2O और H2O में आपने NaOH या फिर KOH डाल दिया, ठीक है, NaOH या फिर KOH डाल दिया। और ये डाइल्यूटेड फॉर्म में मतलब क्या, पानी भी है तो इतना स्ट्रांगली बिहेव नहीं करेगा। जैसे कि हम सब आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं कि अगर डाइल्यूट बेस हो तो वो इतना स्ट्रांग सोल्यूशन नहीं होता, ज्यादा स्ट्रांग सोल्यूशन कौन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब इसमें जो सॉल्वेंट है वो पानी है, और OH- किसकी तरह काम कर रहा है, जी हाँ, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इज दैट क्लियर, सबको समझ में आया। अब इस रिएक्शन को जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, पहले आप ये लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, फिर मैं जगह कम है उसे मिटा के फिर आगे लिखता हूँ, जल्दी जल्दी। ओके, चलिए तो मैं मिटा देता हूँ इसे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ओ, ये तो गलत हो गया, इसको मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख दूंगा, ठीक है। देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पे मैंने लिया H3C CH3 और ये Br, और इसको किससे रिएक्ट करा दिया, जी हाँ, OH-, ठीक है। मैं सॉल्वेंट नहीं लिखूंगा तो भी आप समझ जाना एक्वस में, ठीक है। अब इधर देखिए, तो ये बना देता है CH3 CH3
पॉजिटिव, और फिर इसके बाद इस पे OH माइनस अटैक कर देते हैं, ठीक है, और क्या बन जाता है, C CH3 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 OH। अब इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से Br माइनस निकलेगा। ओके, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे Br था, अब यहाँ पे कौन आ गया, OH। चलिए एक दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि आपको मैं इजीली दिखा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन था, Br माइनस, यहाँ पे कौन आ गया, OH। तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं कि OH माइनस ने Br माइनस को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम SN1 पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्यारे बच्चों, उसे भी क्लियर कर देते हैं। अब मैं जरा पहले इसका थोड़ा आपको ज्ञान देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये देखो, ये है sp3, sp3 मतलब ये टेट्राहेड्रल होगा, क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल, और इसमें एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और ये क्या है, sp2। सर आपको कैसे पता चला sp3 और sp2, तो ये देखिए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और ये 4 सिग्मा, मतलब स्टेरिक नंबर 4, और स्टेरिक नंबर 4 मतलब एक sp3, तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, तो कितना हो गया 4। sp3 हाइब्रिडेशन सेम उधर कितना, 1 2 3 sp3 सॉरी sp2 1 और ये 2 हो गए, कितने हो गए 3, स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब ये देखिए इसमें जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। तो आप कुछ ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए कैसे ये टेट्राहेड्रल था, जरा ध्यान से देखिए, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ओके, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, यहाँ पे देखिए, कैमरे में ध्यान से देखिए, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ओके। आप कैसे भी देख सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो ये ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। अब ये एक हेलोजन निकल गया और फिर ये बन गया कुछ ऐसा, ये देखिए ऐसा, तो ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर। आप कैसे भी देखेंगे एंगल 120 होगा, ये देखिए, ठीक है, ये 120 डिग्री, ओके। अब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो ऐसा मैं मानता हूं कि ये ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस से कम स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ गया, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस से कम स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ गया, मतलब यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा था, यहाँ पे रिपल्शन कम था। अरे सर मुझे नहीं समझा, तो ये देखो, ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप, ठीक है, इनमें एंगल कितना 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन अब ये बल्कि ग्रुप दूर हो गए, ये बल्कि ग्रुप क्या हो गए, दूर हो गए, और उनके बीच में एंगल कितना आ गया 120, तो दे आर रिलैक्स नाउ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आपको, ओके। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब कुछ क्लियर है। अब मैं आपको जो मेन चीज बताने वाला हूँ वो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो पहला स्टेप है, आप इसमें देख रहे हो, ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट गया, तो ये जो पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखो तो OH ने अटैक किया और ये प्रोडक्ट बना दिया, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, और ये क्या हो गया, सेकेंड स्टेप। तो ओवरऑल आपने क्या देखा, ओवरऑल आपने क्या देखा कि ये रिएक्शन 2 स्टेप की है। रिएक्शन कितने स्टेप की है, 2 स्टेप की। पहला जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग है और दूसरा बॉन्ड मेकिंग है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पहला जो स्टेप है ना, ये स्लो स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप, और इसी स्टेप को हम लोग RDS भी कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर आपको याद हो तो मैंने काइनेटिक्स में सिखाया था आपको कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज नथिंग बट द स्लो स्टेप, क्योंकि स्लो स्टेप ही डिसाइड करता है कि रिएक्शन का रेट कितना फास्ट हो। जैसे कि मान लीजिए कोई स्लो स्टेप है रिएक्शन का, वो 20 मिनट लेता है, और कोई फास्ट स्टेप है वो 2 मिनट ले लेता है, तो रिएक्शन का टोटल टाइम कितना हो, 22 मिनट। लेकिन अगर वही 20 मिनट वाला रिएक्शन 15 मिनट में हो जाए तो रिएक्शन सिर्फ 17 मिनट में होगा, क्योंकि फास्ट तो 2 ही मिनट में हो रहा है, ठीक है। तो यही स्लो स्टेप है। अब सबसे बड़ा जो डाउट आता है कि ये स्लो है तो फिर ये क्या होगा, ये बड़ा डाउट नहीं है। बड़ा डाउट ये है कि ये स्लो स्टेप की होता है जी हाँ, इसको मैं लिख देता, ये तो फास्ट है, ये तो क्या है, फास्ट है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जग जानता है अपोजिट चार्जेस तो मिलने के लिए दिल ये बेकरार बलमा, वैसा ही। अब ये स्लो क्यों, तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले स्लो स्टेप के बारे में। तो ये जो स्टेप है ये बॉन्ड ब्रेकिंग का स्टेप है। कौन सा स्टेप है, बॉन्ड ब्रेकिंग। और जग जानता है बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप क्या होता है, एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक। अरे मेरे भाई, दोस्ती बन गई है, दो जो लोग दोस्त बन गए, बॉन्ड बन गया, उसको तोड़ना है, और तोड़ने के लिए तो एनर्जी लगेगी, और एनर्जी लगने वाली प्रोसेस कभी होती नहीं है। जिस भी प्रोसेस में ऐसे एनर्जी लगती है ना, वो जल्दी होती नहीं। एनर्जी इज लाइक अ रोकड़ा, पैसा ऐसा चाहिए तो जल्दी होगा नहीं। मतलब जो बॉन्ड टूटने का प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है, वो एंडोथर्मिक होता है, और बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है। इसीलिए इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्लो स्टेप। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्लो स्टेप, और इसे क्या कहते हैं, फास्ट स्टेप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्लो स्टेप क्यों हुआ और वो फास्ट स्टेप क्यों हुआ। जिस भी प्रोसेस में एनर्जी लगेगी वो एंडोथर्मिक होगा, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जनरली एनर्जी लगती है, वो अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो ये स्लो हो गया। अब लगे हाथ हम रिएक्शन के रेट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शन के स्पीड के बारे में, रेट बोलूं या फिर इसका रेट लॉ बोलूं। ओके, तो चलिए इस रिएक्शन के रेट को समझने के लिए मैंने पहले ये जो मेरा टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ये क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसका नाम आप अगर लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूं, इसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और ये जो आप देख रहे हो ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये तो है इंटरमीडिएट, जो कि ओवरऑल रिएक्शन में दिखने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो इस रिएक्शन का मैं रेट पढ़ना चालू किया, तो मैं इसे मान लेता हूं कि टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो ए है, और ये जो OH माइनस, इसे मैंने रिएक्ट करके क्या बना दिया, हमारा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। देखिए अब यहाँ पे बहुत ये मजेदार होने वाला है। तो देखिए इस बात को, इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने 1 मोलर रखा, और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। अब इसे भूल जाइए, मैंने देखा रेट R1 था। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने 1 मोलर ही रखा, इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर रखा, अभी भी रेट R1 आ रहा है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रखा, इसका 3 मोलर, फिर भी R1 आ रहा है। अब जरा देखिए मैंने क्या किया, इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर रखा, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, मतलब अब रेट हो गया 2R1। इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने 3 मोलर रखा, इसका 1 मोलर रखा, अब ये क्या हो गया 3R1। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर, सर एक को आप कांस्टेंट रख रहे हो, दूसरे को आप चेंज कर रहे हो। अरे बेटा, एक को कांस्टेंट रखूंगा तभी तो पता चलेगा कि किसकी वजह से रेट चेंज हो रहा है। दोनों को अगर साइमल्टेनियसली चेंज करूंगा तो कैसे पता चलेगा कि रेट किसकी वजह से चेंज हो रहा है। तो एक के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा और दूसरे को चेंज कर रहे हैं, और फिर उसका इफेक्ट रेट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे हमने क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ए पे डिपेंड करता है, वो OH पे डिपेंड नहीं करता। OH मतलब, जी हाँ प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। ये ठीक उसी तरह से है, मैं आपको देता हूँ, ओके, आपको देता हूँ खाने के लिए रसगुल्ला, और हमारे मुंबई की बहुत फेमस है काजू कतरी, तो उसे खाने के बाद आप खुश हो जाते हो। तो जब भी आप मेरे घर पे आते हो मैं दोनों देता हूँ आपको, तो आप कितना ज्यादा खुश होते हो और किसकी वजह से खुश होते हो, अगर मुझे ये जानना है तो पहले मैं आपको दोनों, जब आप आओगे पहली बार तो दोनों एक एक दूंगा, फिर एक बार आपकी प्लेट में एक ही रखूंगा। मान लीजिए दूसरी बार आए तो सिर्फ सिर्फ काजू कतरी, तो देखूंगा आपके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, आप कितना खुश हुए। उसके बाद सिर्फ रसगुल्ला, और फिर चेक कर लूंगा कि किससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से, थोड़ा झल्ला एग्जाम्पल हो गया, बट मेरे हिसाब से कंसेप्ट समझा देगा आपको। तो देखिए जब मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम बढ़ाया, किसका, ए का, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, तो रेट भी कितना टाइम बढ़ गया मेरे भाई, 3 बार। मतलब इसको डबल किया तो ये भी डबल हुआ, इसको 3 टाइम बढ़ाया तो ये भी, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या है रेट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 किया तो रेट डबल हो गया, इसका भी पावर 1 किया तो रेट क्या हो गया, ट्रिपल। मतलब ये पावर क्या है, ये पावर क्या है, ऑर्डर। क्या हो गया, ऑर्डर। ये जो रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ये है फर्स्ट ऑर्डर का। किसका है, फर्स्ट ऑर्डर। और इसका अब मैं लिखने जा रहा हूं रेट लॉ, रेट लॉ। ओके, और याद रखना ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप में होती है, और रेट लॉ जो एप्लीकेबल है हमारा, ये जो कंसेप्ट है, ओके, ये जो कंसेप्ट है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एलिमेंटरी के लिए भी एप्लीकेबल है और कॉम्प्लेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जो वो किसके लिए एप्लीकेबल है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू 1। सर ये 1 कहां से आया, और ये ए क्या है, ए है हमारा
सबस्ट्रेट दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अभी के लिए तो फिलहाल ये है, कल को वो कुछ और भी हो सकता है। अब एकदम इंपॉर्टेंट चीज, ये रिएक्शन का एक स्टेप था, ये रिएक्शन का एक स्टेप था जिसे हम क्या कहते हैं, स्लो स्टेप, और वो एक एलिमेंटरी स्टेप है। कौन सा स्टेप है, एलिमेंटरी स्टेप। और इस एलिमेंटरी स्टेप में सिर्फ और सिर्फ CH3 इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है, CH3O। तो मैं चाहूं तो ये पूरा एरो को, इसको Br को, OH माइनस को इस एरो पे ही दिखा देता हूं। मतलब आप क्या समझोगे कि रिएक्टेंट जो है वो एक ही है, और वो कौन है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मतलब एक ही रिएक्टेंट है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में ऑर्डर भी 1 है और मॉलिक्यूलरिटी भी क्या है, 1। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेप है एलिमेंटरी स्टेप है और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और हमने आपको काइनेटिक्स में सिखाया है कि अगर वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब एक एलिमेंटरी स्टेप। ठीक है, ऐसे तो रिएक्शन में काफी एलिमेंटरी स्टेप है, लेकिन वो एलिमेंटरी स्टेप जो आरडीएस है उसके रिएक्टेंट को उठा के सीधा इधर रख देने का, और उसका जो भी पावर होगा उसको इधर लिख देने का। ठीक है, और रिएक्टेंट का जो कोएफिशिएंट होगा वो बताएगा मॉलिक्यूलरिटी। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है और इसका ऑर्डर भी 1 है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं SN1। SN1 मतलब यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? तो याद रखना, ये मॉलिक्यूलरिटी जो 1 है ना, ये पूरे रिएक्शन के लिए नहीं है, ये रिएक्शन के स्लो स्टेप के लिए। तो आप समझ गए कि ये रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड के ऊपर। क्योंकि फिलहाल तो मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है, तो अब मैं रिएक्शन की रेट थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। तो R इज इक्वल टू K इंटू क्या आ जाएगा, जी हाँ, अल्काइल हैलाइड रेज टू 1। ठीक है, आ गया समझ में? तो चलिए अब थोड़ा अल्काइल हैलाइड के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में, अल्काइल हैलाइड या फिर सबस्ट्रेट, तो ये सबस्ट्रेट में अगर आप देखो तो ये क्या है, एक R ग्रुप है। R ग्रुप मतलब अल्काइल, जो यहाँ पे 3-3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3-3 मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पे आप देखो तो इसी के साथ एक हेलोजन भी लगा हुआ है, कौन सा, Br, जिसे मैं ऐसे लिख देता हूँ RX। तो ये हो गया मेरा अल्काइल पार्ट और ये हो गया मेरा हेलोजन का पार्ट। ओके, और आपने क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहला स्टेप स्लो स्टेप, और उसके बाद क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो अब मैं देखूंगा कि ये अल्काइल ग्रुप, मतलब ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये कैसे डिसाइड करेगा रिएक्टिविटी। अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेके हम उसके रेट कंपेयर करेंगे। तो चलिए आप पहले कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी कीजिए, उसको मिटाना है। चलिए, हो गया होगा आपका ये, तो अब इसे मैं मिटा देता हूँ। तो आपने क्या क्या सीख लिया, जी हाँ, ये है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि 2 स्टेप का रिएक्शन है और इसमें बनता है कार्बोकेटाइन, और रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल के लिए जो आपका जो सबस्ट्रेट था उसको छोड़ के मैं कोई दूसरा और ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये C, ये C, ये C और ये C, और यहाँ पे हेलोजन। ठीक है, चलिए अब मैं पहले देखने वाला हूँ कि कैसे कैसे ये सबस्ट्रेट में ये जो अल्काइल पार्ट है ये डिसाइड करेगा रेट को। तो अलग अलग हाइड्रोकार्बन लूंगा मैं, जिसमें अल्काइल ग्रुप को अलग रखूंगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरा पार्ट भी तो है। तो ये हो गया अल्काइल पार्ट और ये हो गया हैलाइड पार्ट, जिसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। अगर आप स्टार्टिंग का रिएक्शन देखेंगे तो आप उसमें क्या देखेंगे, ये जो हेलोजन है, जो Br था वो लीव कर गया और जो OH है वो आ गया, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। तो चलिए देखते हैं, आपको बताना है स्टेबिलिटी, क्योंकि रेट किसके ऊपर डिसाइड होगा, स्टेबिलिटी। जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी उसका रेट फास्ट। ओके, क्योंकि कार्बोकेटाइन अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो वो स्लो वाला स्टेप फास्ट हो जाएगा। कैसे, एक ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस से एक कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला बन जाता है इंटरमीडिएट।
तो ये देखिए, ये सी 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 सी, और यहाँ पे मैं हेलोजन कॉमन रखता हूँ, चलिए मान लीजिए आई रखते हैं। इसके बाद सी 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 सी, यहाँ पे एच और ये आई, ये सी सी सी, ये भी एच और ये भी आई। तो क्या होगा इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? तो जी हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1, टुवर्ड्स SN1 ये होगा। अब कैसे सर? आपको तो लगता है कार्बन की वैलेंसी नहीं पता। अरे बेटा, कार्बन की वैलेंसी पता है मुझे बहुत अच्छे से। अगर नहीं है तो आप खुद से लिख दो ना, जहां कोई नहीं कार्बन के साथ, वहां कार्बन के साथ कौन? उसका साथी हाइड्रोजन। आया समझ में? ऐसे लिख दिया करो। तो अब आप क्या करो, देखो, अब ये जो अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्टिविटी या ऑर्डर अगर आपको जानना है तो आप दो तरह से डिसाइड कर सकते हो। देयर आर टू वेज। फर्स्ट, एक स्टेरिक फैक्टर है, एक है स्टेरिक फैक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। एक है स्टेरिक फैक्टर और एक है दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर मतलब आपको देखना है कितना बल्की ग्रुप है। ओके, तो स्टेरिक फैक्टर मतलब मोर बल्की द ग्रुप, मोर स्टेबल विल बी कार्बोकैटायन। कैसे वो मैं अभी बता देता हूँ। पहले दूसरा फैक्टर भी देख लीजिए। आप कार्बोकैटायन बना लीजिए और फिर उसकी स्टेबिलिटी देखिए। ओके, मेक कार्बोकैटायन एंड देन चेक दी स्टेबिलिटी। मतलब ओवरऑल आपको करना क्या है? आपको स्टेरिक अल्काइल ग्रुप पे देखना है। स्टेरिक किस पे देखना है? अल्काइल ग्रुप पे। और इलेक्ट्रॉनिक किस पे देखना है? ये हेलोजन निकाल के। ठीक है, तो चलिए मैं स्टेरिक देखता हूँ। तो स्टेरिक के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्टेरिक, तो स्टेरिक के हिसाब से ऑर्डर क्या आ रहा है? फर्स्ट, सेकेंड है थर्ड। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप, यहाँ पे 2 और यहाँ पे सिर्फ 1। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तो पहले में कार्बोकैटायन कैसा बनेगा? ये देखिए, सी, टर्शरी कार्बोकैटायन, फिर ये सेकेंडरी, ठीक है, और फिर उसके बाद ये बन गया प्राइमरी कार्बोकैटायन। ऐसे, जी हाँ, हाइड्रोजन आप लगा लीजिएगा। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो इलेक्ट्रॉनिक अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक में कौन कौन से फैक्टर देखोगे? आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे, इंडक्टिव देखोगे, और अगर पॉसिबल होगा तो आप कैसे देख लोगे? आप देख लोगे रेजोनेंस। मतलब सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है हमारे, उन सब से आप चेक कर सकते हो। और कभी कभी ऐसे होगा कि स्टेरिक फैक्टर सेम होगा। स्टेरिक फैक्टर क्या होगा? सेम। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक से डिसाइड करना होगा। ठीक है, बट आप 99% में स्टेरिक आपको राइट आंसर देगा। स्टेरिक आपको राइट आंसर देगा। और जब ये नहीं काम करेगा तब आपको ये यूज करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये क्लोरीन है और एक, अब जरा देखिए, अब इसमें हम लोग जरा स्टेरिक चेक करते हैं। तो इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, बराबर। तो अब तो स्टेरिक दोनों में इक्वल हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉनिक चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक? दोनों के हेलोजन को निकाल दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे आ गया क्या? पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। तो इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन? 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे तो ये कार्बन क्या हो गया? sp2। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा ही नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन तो इसका होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बोकैटायन के बगल का कार्बन कौन सा चाहिए? कार्बोकैटायन के बगल का कार्बन कौन सा चाहिए? sp3। लेकिन इसमें दूसरी स्टेबिलिटी, दैट इज ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे और इस पे पॉजिटिव। जी हाँ, इसे कहते हैं रेजोनेंस। तो किसका रेट फास्ट होगा? जी हाँ, पहले वाले का रेट फास्ट होगा। तो देखिए, दोनों में कैसे स्टेरिक फैक्टर इक्वल थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक अलग अलग था। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो चलिए इसे भी फटाफट नोट कर लीजिए और फिर मैं आता हूं इसके बाद वाले कंसेप्ट पे, दैट इज नाउ विल कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट ऑन द लिविंग ग्रुप। अभी हमने किसका बात किया? अल्काइल ग्रुप का। अब हम किसकी बात करेंगे? लिविंग की। फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। चलिए लिविंग ग्रुप के बारे में बात करते हैं। लिविंग ग्रुप मतलब जो छोड़ के चला जाता है, लेकिन ये पछताता नहीं है। अगर पछताएगा तो छोड़ के जाएगा ही नहीं मेरे भाई। जी हाँ, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे, जो तुम जाओ। अरे सर, पहले का दर्द याद दिला दिया। देखिए, अब से मैं हाइड्रोकार्बन को सेम रखता हूँ। हाइड्रोकार्बन को क्या रखेंगे? सेम, क्योंकि अब हमको इफेक्ट किसका देखना है? लिविंग ग्रुप का। तो यहाँ पे मैंने रख दिया आर।
फिर सी 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 सी, अब किसको रख दिया बी आर, फिर सी 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 सी, किसको रख दिया सी एल, और फिर लास्ट में सी 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 एफ। ठीक है, तो अब रे ऑर्डर क्या होगा, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो ये ऑर्डर होगा। कैसे, जरा देखो, सबका हेलोजन निकालने के बाद, सबका हेलोजन निकालने के बाद या फिर हेलाइड आयन निकालने के बाद टर्शरी कार्बोकेटाइन ही बन रहा है। क्या बन रहा है, टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो ये तो डिसाइड करने वाला नहीं, लेकिन लिविंग ग्रुप देखो क्या है, आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस। अब अगर इनकी स्टेबिलिटी देखोगे तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसा होता है। सर ऐसा क्यों, तो देखिए इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए अपने पास जो फंडा है इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, वीसीडी मतलब क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सर ये इधर मैथ्स किधर ला रहे हो सर, वॉल्यूम कैसा डिसाइड करेंगे। अब ये एटम है ना, ये सारे एटम आयन बने, आयन को स्फेरिकल मानते हैं, आयन को क्या मानते हैं स्फेरिकल। और तुम सबको पता है फ्लोरीन जो है वो सेकेंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का है, बराबर। तो वॉल्यूम किसका बड़ा होगा, वॉल्यूम आयोडीन का बड़ा होगा। बाकी चार्ज तो सब पे कॉमन है भाया, कितना -1, तो सब पे चार्ज कॉमन है, तो चार्ज तो डिसाइड ही नहीं होगा, तो कौन डिसाइड करेगा, वॉल्यूम। तो सबसे कम वीसीडी किसकी होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वीसीडी क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वीसीडी, तो सबसे ज्यादा वीसीडी एफ माइनस की होगी, फिर सी एल माइनस, और फिर बी आर माइनस, और फिर आई माइनस। आई माइनस की वीसीडी सबसे कम है। सर आई माइनस का सबसे कम क्यों हुआ, बेटा चार्ज सबका -1, चार्ज सबका -1, वॉल्यूम सबसे बड़ा किसका, आयोडीन का, तो डिनोमिनेटर बड़ा तो आंसर छोटा। तो सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे डिसाइड करता है स्टेबिलिटी, तो सुन ले मेरे भाई, जिसकी वीसीडी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेस उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये मान के चल, कभी एंट्रेंस की बात करूंगा मेरे भाई तो ये मैथमेटिकली नहीं फिजिक्स से भी प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है। तो जिसकी वीसीडी कम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आई माइनस निकलने के बाद मतलब इसे छोड़ के जाने के बाद मेरे भाई ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे फास्ट होता है। समझ में आया, समझ में आया। और इसकी वीसीडी क्या है, सबसे ज्यादा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा और स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कम। अब मुझे एक चीज पता है, मुझे एक चीज पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सर फ्लोरीन देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, तो फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल होगा ना सर, तो रेट ऐसा फास्ट होगा ना। तो सुनो मेरी बात, ये जो चार्ज का स्टेबिलिटी आप बोल रहे हो ना, मोर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, कब, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस दी पीरियड। मतलब अगर ऐसा आता है कुछ जैसे C माइनस, N माइनस, O माइनस, F माइनस, ऐसा कुछ आता है तब ये बताओगे। और वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेफ्ट टू राइट है ना, वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है मेरे भाई, वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिसाइड कर देते हैं। अदरवाइज लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम दोनों जगह पे वीसीडी डिसाइड करता है बेटा। चार्ज की स्टेबिलिटी मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लेफ्ट टू राइट हमने क्यों लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट और वॉल्यूम मतलब जो एटम का जो आयन का साइज था वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब भी आप डाउन द ग्रुप जाओगे हमेशा याद रखना इट विल बी डिसाइडेड बाय वीसीडी ओनली। जो स्टेबिलिटी होगी चार्ज की वो वीसीडी से ही डिसाइड होगी। अब जिसको ये सब नहीं समझ में आ रहा है एकदम सिंपल बताता हूँ, ये देखो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है 2p, आयोडीन का कौन सा ऑर्बिटल है 5p। सर नहीं समझ रहा है, आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5p ऑर्बिटल में होगा क्योंकि वो फिफ्थ पीरियड में, इसका किसमें 4p, ये भी 2p, ये कौन सा 3p, ये कौन सा 2p। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखो 2p 5p कितना बड़ा बॉन्ड, ये थोड़ा छोटू, ये थोड़ा और छोटू, ये थोड़ा और छोटू, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो ये है, तो ये टूटेगा क्या 9। तो इसका कन्वर्जन हाइड्रोक्स अरे मतलब जो अल्कोहल है उसमें तो होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो फटाफट कॉपी करो, अब फिर हम आगे वाले फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जल्दी जल्दी करो। ओके, हो गया आपका ये
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में। हमारा न्यूक्लियोफिल हो गया, बोलते हैं ना ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसके बारे में हो गया, रेट के बारे में हो गया, अल्काइल ग्रुप के बारे में हो गया, लिविंग ग्रुप के बारे में हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करेंगे इसके सॉल्वेंट के बारे में, इसके बारे में सॉल्वेंट के बारे में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो था ये H3C CH3 और यहाँ पे Br जो, और इसको जब आपने एक्वस OH माइनस आयन में डाल दिया था तो ये वाला बॉन्ड तोड़ के हमने कुछ ऐसा बना दिया, राइट। और ये पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये बॉन्ड टूटा कैसे, ये बॉन्ड टूटा कैसे, ये वाला। तो देखिए आपने पानी यूज किया है, पानी में O है और H, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। तो ये Br के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि जो ब्रोमीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में कार्बन के कंपेयर में, ठीक है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अगर आपको नहीं पता है तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है, समझ में आया। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, वैल्यू भी मैं बता दूंगा लेकिन उसका कोई यूज नहीं। और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। सर पूरी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं आया? तो देखो पूरी तरह से इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ब्रोमीन इतना ज्यादा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। आया समझ में? तो अब होता क्या, वाटर अपने हाइड्रोजन को इधर लगा देता है, ये देखिए ओ, तो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और ठीक इधर इसके जगह पे ऑक्सीजन लगाता है, ये देखिए डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। अब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, अब यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन। ये देखिए अट्रैक्शन। और ये कौन सा अट्रैक्शन है? ये जो पूरी स्पीशीज है रेड कलर में ये पोलर है, ये क्या है? पोलर। और दूसरा जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी क्या है? पोलर। मतलब दोनों में क्या है? डाइपोल। तो हमारा जो सबस्ट्रेट है और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। दोनों डाइपोल इंटरैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? डाइपोल इंटरैक्शन। और इसके अट्रैक्शन के वजह से एनर्जी निकलती है और ये बॉन्ड टूट जाता है। ये बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। समझ में आया? मतलब इधर से वाटर इसको खींच रहा है और इधर से भी वाटर ही खींच रहा है और ये बॉन्ड को क्या कर दे रहा है? तोड़ दे रहा है। और इसीलिए हम पोलार सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब पोलार में भी कौन सा? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। कौन सा? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। अब वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए पोलार मतलब होता है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं। डाइपोल मोमेंट मतलब पोलैरिटी उसके अंदर है, समझ में? पोलैरिटी को मेजर करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट यूज करते हैं। दूसरा प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन जो है वो इन तीनों में से किसी को भी अटैच हो सकता है, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसिडिक। इसीलिए इसको प्रोटिक बोलते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप H2O ले सकते हो, आप चाहे तो अमोनिया ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो अल्कोहल जैसे इथाइल अल्कोहल, या फिर मिथाइल अल्कोहल, या फिर आप ले सकते हो फॉर्मिक एसिड HCOH, या फिर आप ले सकते हो एसिटिक एसिड, ठीक है। और एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस बताता हूं मैं आपको। हमारा जो सबस्ट्रेट है उसमें दो पार्ट है। उसमें कितने पार्ट है? दो। कौन कौन से? सबस्ट्रेट जो है वो जब टूट जाता है तो दो पार्ट बनाता है। एक बनाता है कार्बोकेटायन और दूसरा बनाता है नेगेटिव चार्ज आयन, जो कि है लिविंग ग्रुप। और मान लीजिए आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया तो ये क्या करेगा? ये कार्बोकेटायन को सराउंड कर देगा। कैसे? मान लीजिए अगर वाटर है तो वो इधर किसको लगाएगा? ऑक्सीजन को। ये देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और मैंने आप सबको बताया था कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखिए, हाँ समझ में? तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव। मैं हाइड्रोजन का दिखा दे रहा हूँ आपको, बाकी सब में भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको जो कार्बोकेटायन है जो पॉजिटिव चार्ज है उसको उसने क्या कर दिया? सॉल्वेंट ने सॉल्वेट कर दिया। और सॉल्वेट करने की वजह से क्या होता है? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, सॉल्वेंट उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब ऐसा फीलिंग देता है उसको नेगेटिव चार्ज की।
आ समझ में। और दूसरा चीज देखिए, ये नेगेटिव आयन को फिर कैसे स्टेबल करेगा, मान लीजिए आई माइनस ही है तो इसको कैसे स्टेबल करेगा, जी हाँ उसके सामने एच को लगा देगा, ये देखिए, जी हाँ मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, मतलब अपना पॉजिटिव पोल लगा देगा। कौन सा, पॉजिटिव पोल, ये देखिए इस तरह से। और हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा होता है, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। एक ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, बाकी तो ऐसे आप सारे ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव दिखा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये आयोडाइड आयन भी स्टेबल हो जाता है इन अट्रैक्शन के वजह से, ठीक है। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए इस रिएक्शन में ये जो हमने यूज किया, इस रिएक्शन में ये जो सॉल्वेंट है इसी ने इस बॉन्ड को तोड़ा, ये जो बॉन्ड है इसको इस सॉल्वेंट ने ही तोड़ा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग करा देते हैं उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सॉल्वोलिसिस। क्या कहते हैं, सॉल्वोलिसिस। सॉल्वियो मतलब सॉल्वेंट और लिसिस मतलब ब्रेकिंग, ओके। तो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही इसकी ब्रेकिंग हो जाती है। तो आपने क्या सीखा कि SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप का रिएक्शन होता है, एक स्लो स्टेप होता है, एक फास्ट स्टेप होता है, और जो सॉल्वेंट यूज होता है वो पोलर प्रोटिक होता है। और ये बॉन्ड क्यों टूटता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक इसकी लास्ट चीज है जो कि है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, फटाफट नोट कीजिए, जल्दी कीजिए जल्दी। सर हो गया सर, किधर हो आप सर, आ गया मैं, चलो दिखाते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आप समझ रहे होंगे, ओरिएंटेशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब 3 डायमेंशन में उसका अरेंजमेंट कैसा होता है मेरे भाई, उसी को समझना है आपने, समझ रहे हो। तो चलो देखो मैं एक एग्जांपल लेता, ओके, और मैं यूज करूंगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो आपने 11th में सीखा था, एंड आई होप आपको पता होगा, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको पता होगा, ऐसे कुछ करते हैं, ठीक है। ये कार्बन हो गया, यहाँ पे CH3, ये C2H5 और ये C3H, C3H8 ले लेते हैं। जनरली होता क्या है, ये CH3, ये CH2 और ये CH2 अटैच होता है यहाँ पे, तो 2 2 4 और ये 3 7, ओके। और यहाँ पे मैंने ले लिया अपना आयोडीन, ठीक है। अब जरा देखिए, अब आप सब जानते हैं ये बॉन्ड टूटेगा, कौन तोड़ेगा, सॉल्वेंट OH माइनस। अब जरा देखिए ये क्या बना देगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया CH3, ये हो गया C2H5, ये हो गया C3H7। सर ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकटायन। और आप सबको पता होना चाहिए कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकटायन कुछ ऐसा होता है, प्लेनर। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे प्लेनर और ऐसे, तो जो आने वाला है वो इधर से भी आ सकता है, वो इधर से भी आ सकता है, समझ में आ रहा है। मतलब मान लीजिए, चलिए पहला वाला अरेंजमेंट दिखाते हैं, जो ब्लू वाला है इसे ऊपर रखता हूं, तो ऐसे मान लीजिए, ये देखिए ये ऐसे अरेंजमेंट है टेट्राहाइड्रल का, ठीक है। ये निकल गया ऐसे और ये ऐसे हो गया, ठीक है। मतलब sp3 से किस में कन्वर्ट हो गया, sp2 में। मतलब ये अभी भी इधर ही है, तो आने वाले किधर से आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, ठीक है। और देखो इधर से आए, वापस बताता हूँ, देखिए ये ब्लू वाला मार्कर ऊपर था, बराबर, ये क्या था अपना हेलोजन, ये निकल गया, अब ये क्या आ गया, टेट्राहाइड्रल। नो डाउट वो नीचे भी होता तो भी ये टेट्राहाइड्रल से किस पे आता, ट्रायंगुलर प्लेनर पे। अब जो आने वाला ग्रुप है वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो ब्लू इधर था, तो जो आने वाला है वो भी ब्लू के जगह पे आएगा, तो पहले जैसा था अगर वैसा ही बन गया तो उसे हम कहते हैं रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे कौन आएगा, OH माइनस, तो ये 2 तरीके से आ सकता है, तो यहाँ पे 2 तरीके से OH माइनस आयन आएगा, तो ये 2 तरीके से कैसे वो देखिए। इसको फिर इसी डायग्राम से बनाता हूँ मैं, CH3, C2H5 और फिर ये C3H7 और यहाँ पे आ गया OH प्लस प्लस, एक इस तरह से भी आएगा, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है तो अटैक दोनों साइड से पॉसिबल है, अटैक दोनों साइड से, ऊपर नीचे दोनों से पॉसिबल है। तो यहाँ पे OH आ गया, ये CH3, ये C2H5 और ये C3H7। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हेलोजन है, जहाँ पे हेलोजन है वहीं पे OH आया, मतलब ये जैसा था वैसा ये भी है, मतलब इसके राइट साइड में नेगेटिव ग्रुप था, इसके राइट में नेगेटिव ग्रुप है, तो जैसा है वैसा रहेगा, तो इसे कहते हैं रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। और उसका अगर उल्टा हो जाए, अगर उसका क्या हो जाए उल्टा, जैसे ये देखिए आ इधर है
लेकिन OH देखिए इधर ऑपोजिट साइड आया, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन मतलब जैसी तू है वैसी रहना, रिटेंशन, और उसकी ऑपोजिट हो गई तो इन्वर्जन। जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको ये दूसरे के मिरर इमेज नहीं लग रहे? ओ मिरर तो उल्टा बन गया, समझ में आया? देखिए मिरर इमेज तो नहीं लग रहे। बोलिए 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 जल्दी जल्दी जल्दी। जी हाँ, मिरर इमेज लग रहे हैं। मतलब ये क्या है? ये है इनांशियोमर। क्या है? इनांशियोमर। और जब जब पेयर ऑफ इनांशियोमर हो, पेयर ऑफ इनांशियोमर हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर मतलब अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, अगर ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है? जी हाँ। अब कौन सा एंटी क्लॉकवाइज कौन सा क्लॉकवाइज करेगा, ये सब तो पोलैरीमीटर के ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, वो डिवाइस बताती है, आप देख के नहीं बता सकते। आया समझ में? जी हाँ। तो ये बना दिया रेसिमिक मिक्सचर। बट यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि SN1 रिएक्शन में जो परसेंटेज है इन्वर्जन प्रोडक्ट का, किसका? इन्वर्जन प्रोडक्ट का, वो ज्यादा होता है परसेंटेज ऑफ रिटेंशन से। मतलब स्लाइटली स्लाइटली ऐसे 2-3% इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा होता है। कैसे? इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये अपना टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट था, ठीक है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ये क्या है? हेलोजन। ये हेलोजन निकल गया, ठीक है? अब ये प्लेनर हो गया। अब क्या हो गया? प्लेनर हो गया, ठीक है? अब देखिए, ये हेलोजन निकलने के बाद तो इधर ही है ना, तो जो आने वाला ग्रुप है, जो आने वाला है, इसके अलावा मतलब OH माइनस, वो नीचे से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है। लेकिन जरा ध्यान से सोचिए, ये जो हेलोजन निकला है ये नेगेटिव चार्ज है, और जो OH माइनस आने वाला है वो भी नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से जब आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? थोड़ा रिपल्शन होगा ना, लेकिन नीचे से इजीली आएगा। तो जब नीचे से आएगा तो ये कुछ ऐसे उल्टा हो जाएगा ना, ऐसे इन्वर्जन की तरह। लेकिन लेकिन जब यहाँ से आएगा, जब यहाँ से आएगा तो ये उसको थोड़ा सा रिपल्शन देगा। कौन सा? ब्लू वाला। किसको? OH माइनस को। जितना ऊपर से आना था वो कम होगा, किसके कंपेयर में? नीचे। और जो नीचे से आ रहा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इन्वर्जन। और जो ऊपर से आ रहा है वो रिटेंशन। तो ऊपर से आने की पॉसिबिलिटी OH माइनस की कम होगी, इसीलिए रिटेंशन जो प्रोडक्ट होता है वो इन्वर्जन के कंपेयर में कम होता है थोड़ा सा। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि 100% रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन होता है लेकिन 100% नहीं होता, ठीक है? और कारण क्या उसका? कि जो लिविंग ग्रुप है, जो I माइनस है या फिर जो निकला होगा वो इधर होगा और वो आने वाले को स्लाइटली रिपेल करेगा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लीजिए। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना है, फिर उसके बाद हम SN1 के साथ तैयार हो जाएंगे, ठीक है? तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको आगे बताता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो कि है कार्बोकेटाइन से रिलेटेड। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है। SN1 में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। SN1 फॉर्म्स कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करता है। क्या करता है? रीअरेंजमेंट। तो याद रखना, SN1 में रीअरेंजमेंट होता है। अरे सर ये रीअरेंजमेंट क्या होता है, मुझे याद नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये देखिए, ये हो गया CH2CH2Cl। ये कंपाउंड का अगर नाम लिखेंगे आप तो आ जाएगा 2-फिनाइल 1-क्लोरो इथेन। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रिएक्शन को समझो, ठीक है? अब इस पे मैंने लिया OH माइनस, वही एक्वस का, ठीक है? OH माइनस एक्वस, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं कि सर इसमें कार्बोकेटाइन ये बनेगा, बेंजीन को लगता है ठंडी लग रही है, कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव। और वो गलती क्या करते हैं, यहीं पे Cl को जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, मैंने बोला ना रीअरेंज करेगा। तो अब ये क्या होगा? ये H यहाँ पे है, ये H यहाँ पे है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें ये H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और देखिए बनता क्या है यहाँ पे बनेगा क्या। ये स्टेप को थोड़ा सा मैं ऐसे दिखाता हूँ, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। तो यहाँ पे हो गया ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये हो गया CH पॉजिटिव, और ये हो गया CH3। अब दोनों में आप स्टेबिलिटी चेक कीजिए कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। दोनों में चेक कीजिए कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो देखिए इसको सिर्फ दो हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन इसको देखोगे आप तो यहाँ से 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है और यहाँ से +R,
क्या है, प्लस आर, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल। ओके, रीअरेंजमेंट शायद आपको याद नहीं होगा या फिर शायद आप नहीं पढ़े रहोगे, लेकिन याद रखना कार्बोकेटाइन की एक गंदी आदत होती है कि वो खुद को क्या कर देता है, रीअरेंज कर लेता है। तो इससे ये प्रोडक्ट बनेगा और ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। माइनर मतलब ये कम क्वांटिटी में बनेगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है। ये CH2 को, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास 2 ही हाइड्रोजन है जिसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं और जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको 3 हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस ये आर का है। अब कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज को फिनाइल का माइनस आई भी लग रहा है, वो बात की बात है, हम ये देखते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट, ओके, दैट इज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जो SN1 की रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। अब क्वेश्चन आता है सर एक्सोथर्मिक क्यों है, तो देखो ना मेरे पास कौन सा बॉन्ड बना, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड था, Br का, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, C और ये OH। और मैं आपको बताता हूँ कार्बन और Br का बॉन्ड वीक होता है और कार्बन और O का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और वीक बॉन्ड तोड़ा तो एनर्जी कम एब्जॉर्ब होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो SN1 रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, जी हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। ठीक है, तो आपको इन शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो SN1 रिएक्शन में आपने क्या देखा, जी हाँ, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, पहला स्टेप स्लो और दूसरा स्टेप फास्ट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर, उसको न्यूक्लियोफाइल से कुछ लेना देना नहीं होता। सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं, पोलर प्रोटेक्ट, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन को भी स्टेबल करता है और लिविंग ग्रुप को भी स्टेबल करता है। और दूसरी चीज वो बॉन्ड ब्रेकिंग में भी हेल्प करता है। ओके, और दूसरा पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जनरली वीक होता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल हम यूज करते हैं वो वीक होता है। क्यों वीक होता है, क्योंकि उसे इंतजार करना पड़ता है कि कब तक C और वो जो लिविंग ग्रुप है उसका बॉन्ड टूटता है। ठीक है, और फिर एंड में इसकी हम लोग ने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा कि इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ओके, रेसिमिक मिक्सचर बनता है और रेसिमिक मिक्सचर बनने के बाद हमने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, दैट इज इसमें रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन का, और सबसे लास्ट में ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आई होप you understood this lecture thoroughly and you'll do something awesome for your family, for your society and for your country. Okay, have a nice future ahead. Bye bye.